हेलो फ्रेंड्स, IITN यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं सनी सिंह। मैं अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। आइए हम लोग आज 7 अगस्त 2020 का न्यूज़ डिस्कशन देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ठीक है, एक्चुअली मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको इग्नोर करिएगा। 1-2 हफ्ते मुझे प्रॉब्लम रहेगी, या हो सकता है 4-5 दिन प्रॉब्लम होगी, फिर ठीक हो जाएंगे हम। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी ये क्या है? ठीक है, एक्चुअली में देखिए, जवाहरलाल जेएनयू को जो है, ठीक है, 455 करोड़ का एड फाइनेंस दिया गया है। याद रखिएगा, ये एक तरह का फाइनेंस असिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, क्या करने के लिए? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, अपने हॉस्टलों को बनाने के लिए, अपने रिसर्च सेंटरों को बनाने के लिए। तो ये हाइफा है क्या? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ठीक, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये 2017 में बनी थी और ये जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक का और MHRD मिनिस्ट्री का, जो मिनिस्ट्री अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो है कैनरा बैंक और MHRD मिनिस्ट्री का जो है जॉइंट वेंचर है, 2017 में बनी थी। लेकिन देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब इसमें बैंक इन्वॉल्व है, ठीक, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ये भी हो सकता है कि क्या HEFA जो है, ठीक है, RBI नॉन मतलब RBI में रजिस्टर्ड है, तो आप कहोगे यार एजुकेशन की एजेंसी RBI में जो है रजिस्टर्ड है। हाँ, रजिस्टर्ड है। उसका कारण है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली में क्या है, जहाँ पे बैंक इन्वॉल्व है वहाँ पे ये जो है हाइफा, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, एक NBFC होती है जो डिपॉजिट भी लेती है, नॉन बैंक फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी। ठीक है, एक होती है नॉन डिपॉजिट, वो डिपॉजिट नहीं लेती है, एक डिपॉजिट लेती है। तो ये एक तरह से नॉन डिपॉजिट NBFC है जो RBI में भी रजिस्टर्ड है और कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड है। याद रखिएगा, अगर हाइफा के बारे में पूछे कि 2019 में बनी या 2018 में बनी, और जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक MHRD का, और ये जो है RBI एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है और कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो इसमें आपको सही जो है चूज करना पड़ेगा। यूपीएससी इसी तरह के सवाल पूछती है। ठीक है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के बारे में हम लोग और कुछ देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये है क्या, इसको क्यों बनाया गया है? इसको इसलिए बनाया गया है कि जो इंडिया के इंस्टीट्यूट है, सिंपल सी भाषा में, जैसे मान लीजिए IIT-BHU है, IIT दिल्ली है, या JNU है, या BHU है, फिर या IIT मद्रास है, या मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एम्स है, या PGI लखनऊ है। ठीक, इसमें क्या है कि इनको ग्लोबल रैंकिंग के लिए बनाना। ठीक है, ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल रैंकिंग का बन सके, वर्ल्ड क्लास बन सके। वो कैसे बनेगा? उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये क्या कर रही है कि ये जो हाइफा एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट, बैंकों से भी कम ब्याज पे भी पैसा दिलवा रही है। आपने पीछे देखा कैनरा बैंक इसमें इन्वॉल्व था, कोई और बैंक भी इन्वॉल्व हो सकता है। और आप लोग जानते हैं कि एंड सप्लीमेंट इट्स ग्रांट चैनलाइज CSR। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, चैनलाइज CSR फंड। ठीक है, एक्चुअली में है क्या कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ंड होता है, जो जो मतलब एक परसेंटेज होता है ना, कि आपको इतना परसेंटेज कंपनियों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना पड़ता है, तो कंपनी एक्चुअल में लगा नहीं पाती हैं, तो उस फंड को भी चैनलाइज करेगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या हाइफा जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, जो CSR फंड है, क्या उसको भी चैनलाइज करता है? हाँ, करता है। ठीक है, और इसके एलिजिबल कौन कौन है आप देख लीजिए। इसके जितने भी चीज़ हैं वो सेंट्रली एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे IIT हुआ, मेडिकल कॉलेज हुए, एम्स हुआ, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हुई, JNU हुई, BHU हुआ, तो ये सब इसके एलिजिबल है। स्कूल एजुकेशन, याद रखिएगा, स्कूल एजुकेशन स्टेट की नहीं है, सेंटर के, जैसे नवोदय विद्यालय हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ, ये हाइफा जो है इनको फंड दिला सकता है। और तीसरा हुआ मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, तो हम लोगों ने आज हाइफा को डिस्कस किया। आइए हम चलते हैं अमोनियम नाइट्रेट की तरफ। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि जो बेरूत में ब्लास्ट हुआ है 2750-2700 टन का, उससे काफ़ी लोग मारे गए हैं।
ठीक है। ये 6 साल से यहाँ पे मतलब वहाँ सरकार कह रही है कि ये 6 साल से वहाँ से स्टोर किया गया था बेरूत के पोर्ट पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक तरह से ब्लास्ट लोग कह रहे हैं कि टेररिस्ट ब्लास्ट है। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग जिसमें जो भी लोग साइंस पढ़े होंगे, जो IIT बैकग्राउंड के होंगे या जो PSC MSc की होंगे, वो अच्छी तरह जानते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट जो है फर्टिलाइज़र में यूज होता है। ठीक है। और इस अमोनियम नाइट्रेट को एज ए एक्सप्लोजिव भी यूज़ किया जाता है। देखिए, और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक। और इसके प्रॉब्लम क्या होता है कि ये एक्चुअल में ऑक्सीजन का एक्सेसिव सप्लाई करता है। जब थोड़ा सा ही ये ऑक्सीजन की एक्सेसिव सप्लाई करता है, जिससे क्या होता है ना कि बर्निंग में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे नॉर्मल अगर ब्लास्ट होगा तो उसमें नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन मिलेगा तो वो धीरे धीरे बर्न होगा, लेकिन इसके साथ क्या है लिखा है, हाँ, इट्स ऑल्सो यूज फॉर वन ऑफ द कंपोनेंट फॉर माइनिंग एक्सप्लोजिव। ये माइनिंग एक्सप्लोजिव के लिए भी यूज होता है। लेकिन ये एक्चुअली में दिक्कत क्या है, करता क्या है ना, अमोनियम नाइट्रेट डज नॉट बर्न इट ओन। जो भी केमिस्ट्री लोग पढ़े होंगे अच्छी तरह जानते हैं कि जब NH4NO3 को जो है हम लोग जब उसको वो करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो वो टूट जाता है अमोनिया में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। आप सब लोग पढ़े होंगे, क्योंकि मैं ये बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि यहाँ पे हो सकता है अलग अलग स्ट्रीम के भी लोग होंगे। तो एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि और इसमें क्या है, जो NO2 निकल रही है, NO2 बहुत नुकसान देती है एटमॉस्फेयर में। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत बड़ी दिक्कत करती है। तो अमोनिया जो है खुद जो है बर्न नहीं होती है। ठीक है। और ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा इसका जो है मच मोर कंसनट्रेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मैंने कहा था ना, ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सप्लाई करती है। एट हाई टेम्परेचर अमोनियम नाइट्रेट कैन डिकम्पोज, मैंने कहा ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो खुद ही टूट जाएगी, NO जो है डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है। इट्स रैपिड रिलीज गैस एंड कॉज एक्सप्लोजन। ये एक्चुअल में क्या खुद नहीं बर्न होती है, ये दूसरे को एक्सेसिव ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। और मैंने बोला था ना कि अमोनिया में और NO2 और ऑक्सीजन में टूटती है। तो देख लीजिए, एक अमोनिया का एलिमेंट होता है, एक NO2 होता है और एक ऑक्सीजन होता है। तो ये बर्न करने में मदद करता है और ये गैस बहुत नुकसानदेह होती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे बर्न करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको आइए देख लेते हैं एक बार करती क्या है, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्लोजिव हुआ है बेरूत में कि वो न्यूज़ में बार बार आ रहा है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रेड बैड स्मेलिंग गैस, ये बहुत बैड स्मेलिंग गैस होती है। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव प्रोड्यूस मैसिव अमाउंट ऑफ NO2। हेल्थ जो इफेक्ट क्या होता है, इरिटेट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। और पोल्यूशन करती है, तो पोल्यूशन करना तो नॉर्मली प्रॉब्लम है, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली को जो है जहाँ सांस लिया जाता है उसको प्रॉब्लम करता है, उसको समस्या होती है। ठीक है। और आइए हम लोग अब आगे देखते हैं, ये व्हाट इज़ द अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को मैंने बताया था ना कि जो लोग वो पूरा दिया हुआ है इसमें, देखिए मैं इसी को बता रहा था आपको। एक है अमोनिया, ठीक है, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और देखिए यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन सप्लाई वो रिलीज हो रही है और फर्दर जो है ये कम होके फर्दर जो है NO2 गैस बनाता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम में करता है। तो यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है अमोनियम नाइट्रेट बेरूत में हुआ है। और ए मैसिव वॉर हाउस एक्सप्लोजन इंट्यूजेस एंड ए डिवास्टिक ब्लास्ट वे अक्रॉस बेरूत सिटी किलिंग 135 लोग जो मारे गए थे, काफ़ी लोग इंजर हुए थे, मैंने बताया था। लोग कह रहे हैं कि 6 साल से पोर्ट पे रखा हुआ था, ये उसका फिगर है। और लेकिन एक्चुअली में क्या है, टेररिस्ट ब्लास्ट था, या तो टेररिस्ट ब्लास्ट था या तो वहाँ से बेरूत शहर जो होता है सीरिया और इराक की एंट्री पॉइंट है, वहाँ से चीज़ें आती हैं जाती हैं, या तो वहाँ पे रखा हुआ था और ब्लास्ट हो गया था, ये सीरिया और इराक में जा रहा था या तो वहाँ से निकाला जा रहा था, पता नहीं अब ये एक्चुअली में है न्यूज़ क्या, लेकिन ये एक तरह का नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है। आइए हम लोग पोकली राइस बोलते हैं, पोकली राइस को देखते हैं। पोकली राइस है क्या, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इसको GI टैग मिला हुआ है।
याद रखिएगा, ये जीआई टैग मिला हुआ है और ये पोकली राइस ये कोस्टल केरला के जो है कोस्टल केरला के उसमें जो वो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उसको उगाया जाता है। उसका कारण क्या है कि ये सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट है। ठीक है, ये सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट है। एक्चुअली में क्या होता है, जो नॉर्मल राइस होता है वो फ्रेश वाटर में होता है, यदि उसको सॉल्ट वाटर में उगाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन पोकली राइस की एक खासियत है कि वो सॉल्ट वाटर में ही होता है, इसी वजह से इसके यूनिकनेस की वजह से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अभी न्यूज़ में क्यों है पोकली राइस, न्यूज़ में क्यों है? ठीक, पोकली राइस न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अम्फान के आने के बाद, ठीक है, अम्फान के आने के बाद जो सी वाटर है वो अंदर आ गया है। कहाँ पे? कोस्टल एरिया ऑफ सुंदरवन पश्चिम बंगाल के अंदर आ गया है। अब यहाँ से पानी वापस चला गया, तो जो यहाँ पे राइस उगाई जाती थी अब उगाई जानी बंद हो गई। तो अब वेस्ट बंगाल के भी, ठीक है, जो लोग हैं वो पोखली वैरायटी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पैडी खेती के लिए। क्यों? क्योंकि भाई अब तो फील्ड में उनके आ गया है सॉल्ट वाटर। अब सॉल्ट वाटर में नॉर्मल राइस तो होगी नहीं, तो उनको प्रॉब्लम है। जो केरला की पोखली राइस थी जो वहाँ की जीआई टैग मिली हुई है, वो अब वेस्ट बंगाल के भी किसान जो कोस्टल एरिया में है सुंदरबन के, वो अब इसको उगा रहे हैं। पोखली राइस के बारे में हम थोड़ा और देख लेते हैं, पोखली राइस की खासियत क्या है। और एक्चुअली में क्या है कि नॉर्मल राइस में आप सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस पोखली राइस में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम होगा। इसका एक अलग ही स्वाद होता है, इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, थोड़ा सा अच्छा माना जाता है ये, ठीक है। लेकिन होता है, लोग कहते हैं थोड़ा सा नमकीन टाइप का लगता है, तो ये सबको पसंद नहीं आता है। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट चावल में जो होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, ठीक है। और इस वजह से इसको जीआई टैग मिला है। काफ़ी महंगा भी मिलता है क्योंकि ये लो शुगर डाइट है, तो शुगर पेशेंटों को काफ़ी जो है मदद करता है। पोखली राइस कल्टिवेटेड वाटर लॉग कोस्टल एरिया, मैंने कहा ना कि जहाँ पे सॉल्ट वाटर लॉग होगा वहाँ पे होता है। अल्फा अलापुजा, त्रिशूर और एर्नाकुलम, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के केरला के जहाँ पे पोखली राइस उगाया जाता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। परिवार पहचान पत्र, ये हरियाणा का एक इनिशिएटिव है, आधार कार्ड की तरह जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन ये दिक्कत है कि ये परिवार को लॉन्च दिया जाएगा, ठीक है, ईच फैमिली को दिया जाएगा। वो इसलिए कि जैसे राशन कार्ड होता है ईच फैमिली को दिया जाता है, वो उसी तरह इसको परिवार पहचान पत्र जो है ये लोग इशू कर रहे हैं। क्यों इशू कर रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि सेवरल सेंट्रिक जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उसको मुहैया कराने में गवर्नमेंट को आसानी होगी। आप सब लोग जानते हैं कि जो आधार कार्ड होता है वो इंडिविजुअल को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो परिवार पहचान पत्र है वो इंडिविजुअल को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये परिवार को दिया जाएगा। और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो है उनको लगता है कि जो पहचान पत्र है, जो जो राशन कार्ड है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम बनाएंगे तो हम अच्छे से जो है परिवार को जो है अच्छी अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। जो भी सेंट्रल सिटीजन सेंट्रिक स्कीमें हैं उनको देने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब चूँकि ये जो पीपी है, जो परिवार पहचान पत्र, ये आधार कार्ड से अलग है। मैं बता चुका हूँ कि आधार कार्ड इंडिविजुअल को मिलता है, जबकि जो परिवार पहचान पत्र है वो पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जैसे वो राशन कार्ड करता है, ठीक है। तो परिवार पहचान पत्र के बारे में देख लेते हैं कि जो परिवार पहचान पत्र के पास जिसके पास रहेगा वो सब सर्विस जो है गवर्नमेंट स्कीम की अवेल करेगा, ठीक है। और मैंडेटरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। धीरे धीरे हो सकता है बनाया जाए, फिर इस पे भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाए, ऐसे ही इंडिया चलती रहती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक कंप्लीट डेटाबेस रहेगा फैमिली का। डेटाबेस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक, एक ये फैमिली है और एक ये फैमिली है, दोनों के पास पीपी परिवार पहचान पत्र है। यहाँ पे एक अनमैरिड लड़की है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 4 लोग हैं
और इसमें मान लीजिए 5 लोग हैं। तो ये अनमैरिड लड़की की शादी इस फैमिली में हो गई, ये यहाँ चली गई। तो अब इनके पीपी जो परिवार पहचान पत्र है इसमें 3 लोगों का ही डेटाबेस दिखाएगा और यहाँ डेटाबेस की संख्या 6 हो जाएगी, गवर्नमेंट का ये कहना है। ठीक है, तो इसमें आप देख लेंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, इन केस ऑफ अनमैरिड गर्ल्स इन द फैमिली हर नेम विल स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द पीपी आफ्टर सी गेट मैरिड एंड इट विल सब्सिक्वेंटली ही एडेड इन द पीपी ऑफ द हर हस्बैंड फैमिली। ठीक है, तो मतलब इससे क्या है कि पूरा डेटाबेस ट्रैक किया जा सकता है। एक छोटी सी न्यूज़ है जिम्बाब्वे की, इसको देख लीजिए, क्योंकि यूएस ने जो इम्पोज किया है जिम्बाब्वे पे इम्पोज नहीं किया है, यूएस ने इम्पोज किया है जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के एलआई पे, जो उनके बिजनेस पार्टनर हैं उनके ऊपर कुछ सैंक्शन इम्पोज किए हैं। उसका कारण मैं अभी डिस्कस करूंगा अगले फीचर में, अगली न्यूज़ डिस्कशन में। अब जिम्बाब्वे को हम लोग देखते हैं, ये एक लैंड लॉक कंट्री है अफ्रीका की, और पड़ोसी जो देश देख लीजिए जाम्बिया है। ठीक है, ये मोजाम्बिक है, और ये है बोत्सवाना आपका। ठीक, ये है बोत्सवाना, ये है जाम्बिया, ये है मोजाम्बिक, ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा नामीबिया टच कर रहा है। ठीक है, शेयर बॉर्डर विथ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ये नीचे बोत्सवाना लेफ्ट में, जाम्बिया इधर एंड मोजाम्बिक इधर। ठीक है, ये थोड़ा सा नामीबिया भी टच करता है। तो अब आगे का न्यूट्रिशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जिम्बाब्वे को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिएगा यहाँ पे है जिम्बाब्वे, और जो इक्वेटर लाइन है ये यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो ये है जाम्बिया, ये है बोत्सवाना, ये साउथ अफ्रीका, ये है मोजाम्बिक, और यहाँ पे हल्का सा टच होता है। ठीक है, नामीबिया। तो आप देखिए, हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आप लोग आराम से पढ़िए और इसको करने की कोशिश करिए। हाइफा के बारे में कहा रहा है कि 1955 में बना था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का इनिशिएटिव है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विथ आरबीआई है। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे आप गलत क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ये 2017 में बना था, लेकिन ना कि वहाँ पे, तो ये फॉल्स है। दूसरा, जिम्बाब्वे लाइन इक्वेटर पास थ्रू जो है, लाइन ऑफ इक्वेटर पास थ्रू जिम्बाब्वे, ये भी फॉल्स है, ये बहुत दूर से हुआ है, मैं आपको दिखा चुका हूँ वो। अमोनियम नाइट्रेट एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन एक्सेलरेट कंबशन ऑफ, ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सेसिव ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और पोक्लेराइज नोन एज सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंट एंड वाइडली यूज इन पंजाब, ये फॉल्स है। वाइडली यूज इन केरला एंड नाउ इट इज़ यूज इन सुंदरबन एरिया ऑफ पश्चिम बंगाल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।